हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का टॉपिक आपका है टीचिंग एप्टीट्यूड। पहले ये समझते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या। अगर आपके पास कोई नॉलेज है, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से है और उसको आप एक सरल शब्दों के माध्यम से किसी को बताने योग्य है, समझाने योग्य है, तो आप समझिए आपके अंदर एक टीचिंग की कला है, आपके अंदर मतलब शिक्षण अभी क्षमता है। बस यही है। अब किसी को आप जागरूक करना, किसी को बताना, अवेयर करना, तो आपके अंदर वो कला अगर है तो आप अच्छे एक टीचर, एक वक्ता कहलाते। बस इतना ही समझना है। अब हमें क्या क्या पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड में। देखिए, तो परिभाषा हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड का। इसमें हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, कैरेक्टर ऑफ टीचिंग क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है। ये बेसिक इसके कॉन्सेप्ट होते हैं। लास्ट में इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग क्या है, मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, आईसीटी सपोर्ट मटेरियल टीचिंग के लिए क्या योगदान करते हैं। तो बेसिक चीज को हम समझेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं, लिखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। दोस्तों, अगर आपके अंदर किसी को बताने या समझाने की क्षमता है तो आप अच्छे क्या है, शिक्षण है। अब क्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स क्षमता। ये तो मैंने अब इसमें समझते हैं पहले कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट। मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए नाम का एक व्यक्ति है और यहां पर एक बी नाम का कोई व्यक्ति है। अगर ए ने बी को, ए व्यक्ति जो है बी को कोई अच्छी सी स्टोरी बताता है या कोई अच्छे से मैथ या गणित सवाल को सोल्व करना सिखाता है, तो ये इसके अंदर जो क्षमता होगा, जो नॉलेज होगा, अगर यही नॉलेज बी के दिमाग में क्या करता है, फीड कर देता है, एक प्रकार से उसको अच्छे तरीके से ज्ञान को दर्शा देता है, बता देता है, तो ये क्या है, एज ए कम्युनिकेशन। टीचिंग एज ए कम्युनिकेशन। इसने क्या कर दिया, संचार कर दिया, अपने दिमाग के सारे नॉलेज इसके दिमाग में फीड कर दिया, इसको अच्छे तरीके से बता दिया। तो यही इसका क्या होता है, कॉन्सेप्ट। टीचिंग एज ए गुड कम्युनिकेशन। बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। सपोज करिए आप ही हो, कल एक प्रोफेसर बनोगे, अगर आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से किसी को बता नहीं पा रहे हो तो आपके अंदर वो क्षमता भी नहीं है। मान लीजिए एग्जाम निकालना आसान बात है, बट एग्जाम के साथ साथ आपके पास नॉलेज हो रहता है। अगर आप अपने नॉलेज को किसी को समझा नहीं पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, तो अभी आपके अंदर वो एप्टीट्यूड, वो क्षमता नहीं है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट का मतलब है कि इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाना, अच्छे तरीके से पहुंचाना, उसको याद करा देना ही टीचिंग एप्टीट्यूड कहलाती है। ये होता है कॉन्सेप्ट। दूसरा इसमें पढ़ते हैं लेवल ऑफ टीचिंग। क्या पढ़ते हैं? लेवल ऑफ टीचिंग। अब लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है दोस्तों? इसके 3 स्तर में बांटा गया है, इसको 3 स्तरों में बांट दिया गया है। टीचिंग के 3 स्तर है। अब सपोज करिए आप एक छोटा बच्चा है, उसको आप कोई बहुत सी बड़ी चीज हो, आप उसे बताने लग जाओ तो उसको याद नहीं होगा। छोटे बच्चे तो अभी आप उसको मेमोराइज कराएंगे, कुछ चीजें जैसे डाटा से उसको अवेयर कराएंगे कि बेटा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये टेबल है, 2 1 जा 2 है, 2 2 जा 4 है। हर एक चीज को क्या करते, उसको अवेयर कराते, उसको समझाते हैं। तो इसको अगर देखा जाए, लेवल ऑफ टीचिंग को 3 भागों में बांटा गया है। एक एक करके समझते हैं। एक होता है आपका मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल। दूसरा आपका होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल। और तीसरा आपका है रिफ्लेक्टिंग लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है दोस्तों, ये 3 इसके स्तर है, इसको समझते हैं।
मेमोरी लेवल मीन्स होता है जो क्लास 1 से अगर देखा जाए, क्लास 1 से 5 तक की जो क्लास का बच्चा होता है, तो आप उसको क्या करते हैं, रटाते हैं, समझाते हैं कि बेटा ये टेबल है 2 इंटू 2 बराबर 4 होगा। आप उसको क्या कर रहे हैं, हर एक डिजिट से उसको परिचित करा रहे हैं, उसको बता रहे हैं। ये हो रहा है आपका मेमोरी लेवल। और इस मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था, उनका नाम था हर्बर्ट। क्या नाम था, हर्बर्ट। हर्बर्ट नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने दिए थे। दूसरा आपका आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। जब बच्चा, अब यहां पर उसको याद करने की जरूरत नहीं, वो राइटिंग कर रहा है, क्या कर, राइटिंग मतलब राइटिंग करना सीख गया, रीड करना सीख गया। अब बताइए उस बच्चे में क्या हुआ, एक समझ आ गया, कोई बात लिख सकता है, बोल सकता है, बता सकता है। ये होता है क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे को अगर आप देखिए तो क्या करता है, लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ सीख गया, उसमें आ गया एक समझ, तो उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। इस कॉन्सेप्ट किसने दिया था, उनका नाम था मॉरिसन। मॉरिसन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। मॉरिसन ने बोला कि जब बच्चा लिखना, पढ़ना, समझना सीख गया है तो उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। तीसरा होता है जब बच्चा कोई बीए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, ग्रेजुएशन में आ गया है, मान लीजिए बीए किया, अब उसको पता है भाई मुझे किस फील्ड में जाना है, आईएएस बनना है, टीसीएस बनना है, या एसएससी सीजीएल की तैयारी करना है, या प्रोफेसर बनना है। अब ये बच्चा क्या कर रहा है, अब बच्चा नहीं रह गया, एक वयस्क हो गया है, समझदार हो गया, समझदार से भी ज्यादा समझदार हो गया। अब अपने लाइफ में खुद से वो एक डिसीजन लेना चाहेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, किस फील्ड में जाना है, क्या करना चाहे, आईएएस बनना है। अब ये जब खुद से डिसीजन लेता है तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। एक रिफ्लेक्ट कर रहा है, अब उसके दिमाग को बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये करना कि ये करना, क्या सही है क्या गलत है। अब हर एक चीज को एनालिटिकल तरीके से उसको क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट किसने बोला था, उनका नाम था हंट नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इसको कॉन्सेप्ट को दिया था। तो देखिए कितना सिंपल है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिंग लेवल, ये तीनों जो लेवल है, इस लेवल के कभी कभी पूछेगा, अच्छा बताइए हर्बर्ट ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, अंडरस्टैंडिंग को क्या मॉरिसन ने दिया है, या हंट ने क्या रिफ्लेक्टिंग को दिया है। इसको मैचिंग करने के लिए ऐसे मैचिंग करने की बना देगा, एक तरफ लिख देगा मेमोरी लेवल, एक तरफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरफ रिफ्लेक्टिंग। उसके बाद आपको इसे लिख देगा, चलो यहाँ पर मॉरिसन लिख दिया, यहाँ पर आपका हर्बर्ट लिख दिया, यहाँ पर आपका हंट लिख दिया। एक शॉर्टकट में दोस्तों आप उसको मैचिंग करने का दे देगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। अब मेमोरी के अगर मान लीजिए कौन है भाई, चलो हर्बर्ट है, आपने मिला दिया। अंडरस्टैंडिंग के कौन है, चलो आपने मॉरिसन को मिला दिया। रिफ्लेक्ट को चलो ये मिला दिया, तो ऐसे बना देगा ABC, दे देगा कौन से क्वेश्चन ऐसे बनता है। अच्छा तो मॉरिसन के हंट है, अच्छा अंडरस्टैंडिंग के हर्बर्ट है, तो आप अगर याद है तो फटाक से आप आंसर कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों ऐसे आप किताब जो आपके पास बुक होगा उसको भी पढ़िएगा, सीखिएगा। कहीं से वीडियो मिले सीखिए, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगला बात करते हैं हम, लेवल हो गया। अब इसमें टीचिंग में अगला कॉन्सेप्ट आता है आपका मेथड्स। अब टीचिंग का कुछ मेथड्स होता है दोस्तों। अब बात करते हैं हम मेथड्स। तीसरा इसमें आपका आता है मेथड्स। अब मेथड्स में क्या होता है, विधि क्या होती है, मेथड्स। अब विधि क्या है, इसके 4 मेथड्स होते हैं दोस्तों। एक एक मेथड्स को अच्छे से समझते हैं। एक होता है आपका टीचर सेंटर्ड, दूसरा होता है लर्नर सेंटर्ड, यहां पर लर्नर सेंटर्ड। उसके बाद आपका आता है ऑफलाइन मेथड्स, ऑफलाइन, और एक होता है ऑनलाइन।
ठीक है, ये बेसिक इसके आधार होते हैं। 4 मेथड है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। टीचर सेंटर्ड क्या है, लर्नर सेंटर क्या है, ऑफलाइन क्या और ऑनलाइन क्या है, एक एक को समझते हैं। मान लीजिए यहां पर क्लास है, चल रहा है, सभी यहां पर क्या है, स्टूडेंट विद्यार्थी क्लास में, लर्नर सभी बैठे हैं, क्लास में सभी स्टूडेंट विद्यार्थी बैठे हुए हैं। लेकिन यहां पर पता चला क्लास में ओनली टीचर ही प्रेजेंट ना हो, गुरुजी अगर क्लास में नहीं है तो बताइए महत्व तो किसकी है, टीचर की। बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता। तो कहने का मतलब जब तक क्लास में अगर गुरुजी उपलब्ध नहीं होंगे, क्या बच्चे क्लास में पढ़ाई कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब तक गुरुजी नहीं आएंगे तो क्या पढ़ेंगे वो। इसलिए यहां पर सेंटर कौन है, टीचर सेंटर। ठीक है, ये बेसिक चीज समझ में आ गई। अब दूसरा बात करते हैं, लर्नर सेंटर क्या है। लर्नर सेंटर क्या है, अब मान लीजिए क्लास में, यही पर ध्यान से देखिए, गुरुजी उपलब्ध हैं लेकिन यहां पर कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी ना हो, कोई विद्यार्थी क्लास में उपलब्ध ही ना हो, तो महत्व किसकी हो गई है, यहां पर अब विद्यार्थी की महत्व बढ़ गई है। बिना, अगर आप कोई कहानी बताना चाहो, कोई सुनने वाला ना हो, तो आपकी कहानी बेकार है। तो यहां पर महत्व किसकी हो गई, लर्नर की। तो ये हो जाता है लर्नर सेंटर। ठीक है, अब बात करते हैं अगला, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या होता है, जब क्लास मान लीजिए ऑफलाइन है, यहां पर सभी विद्यार्थी क्लास में उपलब्ध हैं, सभी विद्यार्थी क्लास में उपलब्ध है, और यहां पर गुरुजी भी उपलब्ध हैं, क्लास में बैठे हैं, बहुत बढ़िया। और एक क्लास अगर फेस टू फेस चलता हो, फेस टू फेस, आमने सामने, गुरुजी इनसे सवाल पूछ रहे, बताइए बेटा आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब कुछ समझ में आया कि नहीं, इनसे भी पूछ रहे हैं, टीचिंग का लेवल कुछ याद आया कि नहीं, ये समझ जाइए, ये आपका जो फेस टू फेस क्लास चलता है उसको बोलते हैं ऑफलाइन मेथड्स। अब ऑफलाइन मेथड्स में ये पूछेगा कि इनके क्या इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या क्या इनके सपोर्टिव मटेरियल है। तो भाई उनके पास या तो बोर्ड होगा, या तो मार्कर होगा, या तो ब्लैक बोर्ड होगा, या तो चाक होगा, या तो सर के पास कुछ नोट्स होंगे, टेबल होगा, मेज होगा, कुर्सी होगा, ये सारी चीजें क्या होते हैं, सपोर्टिव मटेरियल हो जाते हैं। बस इतना ही समझना है। और भी सपोर्टिव मटेरियल बात करते हैं आगे, ऑनलाइन। जब क्लास आज के प्रेजेंट टाइम में, डिजिटल के जमाने में, अगर क्लास सभी कैसे चल रहे हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं। मोबाइल में पता चला कोई नृत्य क्रिया देख रहे हैं, संगीत देख रहे हैं, वो भी एक आर्ट का फैशन है, एक कला है। सर ने पता चला ऑनलाइन सारा प्रोजेक्ट किसी एक लैपटॉप से जोड़ दिया, अपने लैपटॉप यूट्यूब से जोड़ दिया, सभी क्लास क्या हो रहा है, ऑनलाइन चल रहे हैं। तो ऑनलाइन मतलब जो प्रोजेक्टर के माध्यम, सभी स्टूडेंट, बेचारे सभी स्टूडेंट क्या हो रहे हैं, ऑनलाइन जब पढ़ाई कर रहे हैं, किसके माध्यम से, यहाँ पर कोई एक विजुअल बस एक चल रहा है, सर यहाँ पर अपना लिख रहे हैं, और सभी लोग अपने यूट्यूब के माध्यम से मोबाइल में पढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं ऑनलाइन मेथड्स। अब ऑनलाइन में पूछ लेगा कौन कौन सपोर्टिव मटेरियल है, तो आपका मोबाइल हो सकता है, कैमरा हो सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है, काफी चीजें जो आज के प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, YT जिसको यूट्यूब बोलते हैं, ये सारी चीजें आप क्या हो गया, ऑनलाइन के छोटे छोटे ऐप जो हैं, ये सब आप क्या कर रहे हो, डिजिटलाइज जो भी प्रोजेक्ट हैं, काम में मदद कर रहे हैं, उसको बोलेंगे ऑनलाइन सिस्टम। बट इसमें कुछ गवर्नमेंट के चैनल हैं, जिसमें स्वयं प्रभा यहां से पूछता, और एक होता है मोक। 3 होते हैं, स्वयं प्रभा, और एक होता मोक। मोक मीन्स होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये गवर्नमेंट कुछ चैनल है, पहले 32 था, कभी 28 करता है, कभी 80 करता है, ये बढ़ाते घटाते रहते हैं, अपने हिसाब से चलाते रहते हैं। तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि टीचर सेंटर कब होगा, लर्नर सेंटर कब होगा, ऑफलाइन कब होगा,
ऑनलाइन कब होगा? जब हम एक एक चीज को अच्छे से समझ जाते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड हमारे लिए चुटकियों का खेल है दोस्तों। आइए अगला बात करते हैं। ये तो हो गया मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब बात करेंगे हम, पहले कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत जल्दी क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला हम बात करते हैं मेथड्स के बाद इसके होते हैं मॉडल ऑफ टीचिंग। मॉडल ऑफ टीचिंग दोस्तों, मॉडल ऑफ टीचिंग मीन्स क्या होता है? इससे मॉडल अलग अलग तरीके से उसको मॉडिफाई करना, अलग अलग तरीके से उसको दर्शाना। इसके 3 होते हैं दोस्तों। कौन कौन सा है? एक होता है पैडागोजी, पैडागोजी, गोजी बोलते हैं इसे, गोजी, पैडागोजी। एक होता है एंड्रागोजी, एंड्रागोजी। एक होता है आपका हेटागोजी, हेटागोजी। बस समझ जाइए बेसिक चीज को। पैडागोजी, एंड्रागोजी, हेटागोजी, 3 प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट है। इसको समझना बहुत जरूरी है। मॉडल ऑफ टीचिंग, मॉडल ऑफ टीचिंग को 3 भागों में बांट दिया। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है मॉडल ऑफ पैडागोजी क्या है, एंड्रागोजी और हेटागोजी। देखिए पैडागोजी क्या होता है, जैसे क्लास 1 से लेकर के एक प्रकार से अगर देखा जाए तो मेमोरी लेवल तो पूरा कहो, क्लास 1 से 5 तक का अगर देखा जाए, यहां पर क्या होता है, बच्चे को टीचर क्लास में उपलब्ध रहता है। मतलब क्लास में जो है टीचर उपलब्ध रहेगा। कब तक? जब तक क्लास चल रहा होगा 8 आवर का, है ना। 8 आवर अगर क्लास चल रहा होगा तो टीचर उपलब्ध रहेगा। उस बच्चे को क्या करेगा, लिखने, पढ़ने, रटाने तक का जो काम करता है। तो टीचर हमेशा क्या रहता है, गुरुजी हमेशा विद्यार्थी बच्चे के साथ में ही रहेंगे, क्लास से बाहर जल्दी नहीं जाएंगे। क्यों? कभी बच्चे, पता चला छोटे बच्चे हैं, आपस में मारपीट करने लग जाए, कभी किताबें फाड़ना शुरू कर देती। यहाँ गुरुजी क्या करेंगे, इनको बार बार इंडिकेट करते रहे, बेटा नहीं ऐसा मत करो, आप बैठे रहो शांति स्वरूप, पढ़ाई करिए। यहाँ इसको बोलते हैं पैडागोजी। पैडागोजी मीन्स होता है कि सर जो है गुरुजी हमेशा बच्चे के साथ रहेंगे, एक क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के। एंड्रागोजी में क्या हो जाता है, क्लास 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों को देखिए, जब इसमें यहाँ पर गुरुजी साथ में रहेंगे, बट इतना नहीं साथ में रहेंगे कि 24 आवर्स, मतलब 8 आवर अगर देखा है, छड़ी लेकर के, स्टिक लेकर के बैठे रहेंगे। नहीं बेटा ऐसा मत करो। यहाँ गुरुजी क्या है, उनको नोट्स बता देंगे, बेटा आपको ये टॉपिक है, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से राइटिंग करिए, अच्छे से सीखिएगा। और जितना बढ़िया आप सीखेंगे, पढ़ेंगे, यहाँ गुरुजी अब एडवाइस करेंगे, सलाह देंगे, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। अब बच्चे में इतना समझ है, अंडरस्टैंडिंग आ गया है, तो पढ़ेगा, लिखेगा और रटेगा, और उसको थोड़ा प्रैक्टिस भी करेगा। यहाँ बच्चा क्या हो जाता है, एंड्रागोजी लेवल में आ जाता है। एंड्रागोजी मीन्स होता है जब गुरुजी साथ में है, बट यहाँ पर अब इतना साथ नहीं, बस थोड़ा सा गैप हो गया। एक बार नोट समझा दिए, बता दिए, आप जाके घर पे तैयारी करो। हेटागोजी क्या होता है, जब बच्चा, अब पता चला ग्रेजुएशन बीए कर लिया, बीए कर रहा है, तो बस खाली यहाँ पर अब गुरुजी कुछ भी नहीं बताएंगे। अब बच्चा खुद से डिसीजन लेगा कि ज्ञानोदय पढ़ना है या क्वेश्चन बैंक लगाना है, कौन सा प्रैक्टिस करना है, किस, या कुंजी पढ़ना है। कुंजी बोलते हैं गाइड को। बस गुरुजी आए, 1-2 लेक्चर लिए, उसको गाइडेंस मिल गया, हमें क्या करना है बस। यहाँ तो तब भी गुरुजी चलो क्लास में है, बच्चा आके बार बार पूछ रहा है, यहाँ पूछेगा ही नहीं। अब बच्चा समझदार हो गया, गुरुजी की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं हेटागोजी। बस इतना याद रखिए, यहाँ पर गुरुजी एक लीची की तरह चिपके रहेंगे, बच्चों को समझाते रहेंगे। और यहाँ पर गुरुजी अब थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लिए, भैया थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, बार बार नहीं। अब गुरुजी के पास गए, बच्चा पूछ लिया, एडवाइस करेंगे, सलाह देते रहेंगे, लेकिन यहाँ अब सलाह की जरूरत नहीं पड़ा। इसलिए इसको 3 भागों में बांटा गया, पैडागोजी, एंड्रागोजी, हेटागोजी। हेटागोजी मतलब अब हटो यार, दूर रहो, ये हो गया आपका हेटागोजी। एंड्रागोजी आ जाओ, थोड़ा बहुत अभी मेल व्यवहार करते हैं।
पेडागोजी पकड़ के बैठे हैं, गुरुजी पकड़ के बैठे हैं, P4 पकड़ के बैठ रहा है, एंड्रागोजी थोड़ा आओ बातचीत करते हैं, हेटागोजी क्या हो गया, हटो यार अब दूर रहो जरूरत नहीं है। तो ये 3 प्रकार के बेसिक इसके आधार होते हैं। तो पेडागोजी, एंड्रागोजी और हेटागोजी, ठीक है। ये हो गया आपका मॉडल ऑफ टीचिंग। अब फिर हम बात करेंगे दूसरा बात क्या करेंगे, आइए। कभी कल क्लास में टीचर पढ़ा दिया बच्चों को, अब वो चेक करना चाहता है बच्चे के पास दिमाग तो डेवलप हो गया, कुछ रोजी रोटी के लिए काम तो करना सीख गया, क्या उसके अंदर इमोशनल है? तो उसको एक कॉन्सेप्ट दिया गया था ब्लूम टेस्टोनॉमी। ब्लूम टेस्टोनॉमी दोस्तों इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये देखिए इसको कैसे, इसको भी 3 भागों में डिवाइड करता हूं। एक आपका होता है HEART हार्ट, एक होता है हेड HEAD हेड, और एक आपका होता है हैंड HAND। आप समझ जाइए, बस ऐसे बना देते। यहां पर हमने किसी का क्या बना दिया, यहां पर बना दिया दिमाग, समझ जाओ ये आपका हो गया, ये दिमाग हो गया। यहां पर हमने दिमाग नहीं सिर्फ हाथ बना दिया, आप समझ जाओ ये आपका ऐसे बस चित्रण समझ जाओ, ये हाथ है आपका, लिख दिया हाथ। ये आपका सिर हो गया, और ये आपका हृदय हो गया, हृदय। अब हृदय है आपका, ऐसे समझ जाइए हृदय। ये 3 चीज क्या कह रहा है इसको समझिए। ब्लूम टेस्टोनॉमी एक व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी बोलते थे कि भाई दिमाग को अच्छा डेवलप कर गया, रोजी रोटी के लिए कोई काम सीख लिया, मगर उसके अंदर इमोशनल नहीं, दूसरे का दुख दर्द को समझ नहीं पा रहा है। तो इन्होंने 3 तरीके में बांटा गया। जब तक ये तीनों अगर किसी पास नहीं है तो समाज देश कभी विकसित नहीं हो सकता। कैसे? इन्होंने क्या कहा, पहले क्या करो, किसी व्यक्ति को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उसको सिर्फ मतलब ब्रेन को एक्टिव करते हैं, पढ़ाना लिखाना समझाना, इंफॉर्मेशन देना, नॉलेज बढ़ाना, नॉलेज के साथ साथ विजडम बढ़ाना, विजडम के साथ साथ एनालिटिकल होना, एनालिटिकल के साथ साथ इंटेलेक्चुअल होना, उसको बोलते हैं। अब भैया इनका दिमाग बहुत डेवलप कर गया, बहुत अच्छा इन्होंने काम करना सीख गए, रोजी रोटी के योग्य हो गए। अब इनके पास जब इनका दिमाग डेवलप होगा तो कॉग्निटिव होगा, थिंकिंग प्रोसेस करेंगे, एनालिटिकल करेंगे, ये सारी चीजें आप किसमें आता है, हेड मतलब सिर में। अब सिर इनका डेवलप कर गया। अब इन्होंने कहा कि चलो कोई रोजी रोटी काम सीखते हैं, दिमाग डेवलप हो गया। अब कोई ड्राइविंग सीखेंगे तो हाथ से ही चलाएंगे ना, स्टीयरिंग वगैरह पकड़ेंगे, क्लच ब्रेक जो भी अपना लगाएंगे, तो उनका अब हाथ क्या हो गया, हाथ साफ हो गया, बहुत बढ़िया। अब दिमाग भी काम कर रहा, हाथ भी। आप बहुत लोग देखिए जब अच्छी खासी बाइक चलाते हैं तो क्या करते हैं, स्टीयरिंग छोड़ के चला देते हैं, एक हाथ से चला देते हैं। अब उनके पास क्या हो गया, उनके पास एक कला आ गया, एक आर्ट आ गया, काम काज के लिए वो डेवलप हो गए, रोजगार की योग्य हो गए। अब बुद्धि भी आ गया, कला भी हो गया, लेकिन कहा गया नहीं, अब इसके साथ साथ उनका हृदय भी मजबूत होना चाहिए। हृदय मीन्स हृदय इमोशनल होना, लोगों से भाईचारा रखना, किसी भी चीज पे लड़ाई ना करना, दूसरे दुख को दुख समझना, उसको बोलते हैं सिंपैथी होना एक दूसरे। अगर भाई सिंपैथी मीन्स क्या है, अगर कोई व्यक्ति गरीबी स्थिति से गुजर रहा है तो मैं उस जगह पर रख करके अपने आप को देखूं कि अगर मैं ऐसे होता तो मैं क्या करता। तो अपने अंदर एक इमोशनल को भी डेवलप कर जाना चाहिए। तो इन्होंने 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया कि दिमाग को डेवलप करो, हैंड को डेवलप करो, और प्लस अपने हार्ट, अपने हृदय को डेवलप करो। ये 3 भागों में इसको ब्लूम टेस्टोनॉमी ने बांटा है। तो कभी कल पूछ लेता है गाइड ने क्या बताइए इनका कॉन्सेप्ट क्या था, ब्लूम टेस्टोनॉमी ने क्या कहा था। ये बेसिक 3 चीजें बोले हैं। अभी मैं दोबारा इसको फिर से आपको एक बार रिकॉल करूंगा। दोस्तों आप जाइएगा, पूरा सिलेबस देखिएगा, यही सारा चीज है जो बच्चों का सर खाता रहता है, क्या पढ़े क्या छोड़े।
आइए अगला बात करते हैं। ब्लूम टेक्सोनोमी के बाद एक होता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। क्या पढ़ते हैं? प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। अब प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में क्या होता है दोस्तों, कोई भी अध्यापक या गुरु जी का कोई न कोई तो सिद्धांत होना चाहिए। भाई आप एक गुरु बनने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पोथी पत्रा जो भी है या जिस सब्जेक्ट में आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपको अच्छी नॉलेज, अच्छी पकड़ होना चाहिए। अगर आप अपने सब्जेक्ट में अच्छे आपको नॉलेज नहीं है तो आप कैसे के गुरु भाई? आपको देश की जीडीपी ही नहीं पता तो कैसे आप वक्ता हैं? आपको अपने देश की इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं समझ में आया, जियोग्राफिकल प्रॉब्लम नहीं समझ में आया, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कैसे वक्ता, कैसे लीडर, कैसे टीचर बन सकते हैं? तो पहली चीज क्या होना चाहिए, आपके पास इंफॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन होना चाहिए, सूचना का भंडार होना चाहिए। जब सूचना का भंडार अच्छा होगा तो आपके पास अच्छी नॉलेज होगा, और जब आपके पास अच्छा नॉलेज होगा तो आप अच्छे विजडम होंगे। विजडम मीन्स बुद्धिमान होंगे। और जब आप अपने बुद्धि को तार्किक तरीके से लॉजिकली बात करेंगे तो आप कैसे कहलाएंगे? इंटेलेक्चुअल होंगे। क्या होंगे? इंटेलेक्चुअल। आप समझ जाओ दोस्तों, ये इंग्लिश ऐसे ही है। तो इंफॉर्मेशन मीन्स होता है पहले अपने पास सूचना लाओ। आप गुरुजी बनने जा रहे हैं तो पहले खूब अपने पास क्या रखो? नॉलेज रखो, इंफॉर्मेशन पता करो कि भाई अगर मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूं तो मुझे पता होना चाहिए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कौन सेक्टर आता है, सेकेंडरी सेक्टर में कौन सेक्टर आता है, और टर्सरी सेक्टर में कौन सा सेक्टर आता है। तीनों सेक्टर को अच्छे तरीके से हम उसको समझें। अब प्राइमरी सेक्टर में पता होना चाहिए कितने लोग इसमें कृषि में काम करते हैं, है ना, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर तो कृषि का ही बात करता है। कितने परसेंट लोग, 60% है या 70% है या 80%। दूसरा हम चेक करें आपके सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कि आप बताइए कारखाना में या फैक्ट्रियों में कितने लोग लगे हैं, हमें डाटा पता होना चाहिए। ये आपका कौन सा बात करता है? इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन जबरदस्त है तो आप कहेंगे गुरु जी के पास नॉलेज बहुत अच्छा है, काफी चीजें उनको याद है। और जब गुरु जी के पास अच्छा नॉलेज होगा तो उनके पास क्या लोग कहेंगे? बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े तार्किक बात करते हैं। जब नॉलेज ज्यादा होगा तो लोग कहेंगे बुद्धिमान है। कोई चीज पूछो तो बढ़िया से उसको समझाते हैं, आंसर भी उत्तर देते हैं। और जब समझाते हैं कैसे समझाएंगे? लॉजिकली तरीके से, तार्किक तरीके से अगर वो समझाएंगे तो कहेंगे गुरुजी बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, एकदम बौद्धिकता है, क्या सोच है, क्या तार्किक है। तो ऐसे अगर गुरुजी मिल जाएंगे तो टीचिंग कैसा होगा? बहुत बेहतर होगा। कहते हैं किसी भी देश की अगर एजुकेशन स्तर बहुत बेहतर है, आजकल तो एजुकेशन को लोग एडुकेशन कहते हैं, अगर एडुकेशन बहुत बेहतर होगा तो वो गुरुजी अगर किसी बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चा बहुत बेहतर तरीके से क्या करेगा? अपने आप को इम्प्रूवमेंट करेगा। इम्प्रूवमेंट मतलब वो नहीं शरीर से, अपने मानसिक रूप से इम्प्रूवमेंट करेगा। और अगर मान लीजिए हेल्थ एजुकेशन में अच्छा दिया गया तो उसका शरीर भी अच्छा डेवलप करेगा। तो होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, मतलब क्या क्या? ये गुरुजी का सिद्धांत होना चाहिए। नॉलेज बेटर हो, मतलब इंफॉर्मेशन अच्छी हो, नॉलेज अच्छी हो, विजडम अच्छी हो, लॉजिकली हो, तार्किक हो। ये आपका होता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अब गुरुजी क्लास में आए, कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, गुरुजी बता ही नहीं पाए तो कैसे गुरु भैया? अगला बात करते हैं। अब इसमें और भी होता है, क्लास में है तो टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, होमवर्क करते रहें गुरुजी। ऐसा नहीं है बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भूल गए, ऐसा नहीं, अपडेटेड होना चाहिए। ये आपका होता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। ठीक है दोस्तों, अब अगला हम बात करते हैं। अगला क्या बात करते हैं? लॉजिक। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। ये आप सिलेबस में जाइएगा सब मिलेगा। फिर अगला हम पढ़ते हैं गुरुजी के पास। जब गुरुजी आगे बहुत अच्छा नॉलेजेबल हो गए, अब गुरुजी कभी कल बच्चों का इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। क्या करेंगे? इवैल्यूएशन।
अब मूल्यांकन करेंगे गुरुजी, मूल्यांकन करेंगे। अब मूल्यांकन क्या करेंगे भाई, चेक करेंगे। मान लीजिए आप एक अच्छे टीचर हो, आप अच्छे टीचर हो, कोई बोला कि मेरा एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, जो भी है, आप उनको ट्यूशन पढ़ा दो या टीचिंग कर दो, कुछ भी कर दो, उसको पढ़ाना है। तो गुरुजी पहले क्या करेंगे, अच्छे गुरु क्या करते हैं, पहले उस बच्चे को, मान लीजिए बच्चा है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, जो भी है, मान लीजिए आया गुरुजी के पास, बोला गुरुजी मुझे आपसे ट्यूशन पढ़ाना है। गुरुजी बोलेंगे ठीक है बेटा। तो गुरुजी पहले उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। टेस्ट मतलब उसकी परीक्षा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं बिफोर। अब बिफोर मतलब पहले ही चेक कर लेना कि पहले बताओ बेटा तुम्हें टेबल आता है 20 तक का कि नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं बिफोर टीचिंग। क्या बोलेंगे, बिफोर टीचिंग। आप कहेंगे बिफोर टीचिंग, जी हाँ, पढ़ाने से पहले ही चेक कर लेना। एक होता है ड्यूरिंग टीचिंग। ड्यूरिंग टीचिंग मतलब अब पढ़ाते ही पढ़ाते बीच बीच में क्वेश्चन पूछना। एक होता है लास्ट आपका आफ्टर टीचिंग, ठीक है। ये आपका 3 भागों में बांटा गया। तो मूल्यांकन अगर देखा जाए 3 स्तर पे किया जा रहा है। एक होता है आपका बी फॉर बिफोर, डी फॉर ड्यूरिंग, ए फॉर आफ्टर। इसमें क्या होता है, पढ़ाने से पहले हम उसको चेक करते बच्चे कुछ पता है या नहीं। मैंने पूछा चलो बेटा आप 17 का पहाड़ा सुनाओ। अब अगर सुना दिया तो मैं समझूंगा उसका लेवल ठीक ठाक है, तो उसको मैंने कोई क्राइटेरिया या परसेंटेज, चलो बच्चा 17 का पहाड़ा सुनाया मतलब ये 70% ठीक ठाक है। मैंने कहा 19 का पहाड़ा सुनाओ, थोड़ा बहुत सुनाया बीच में रुक गया। ये आपका पहले पढ़ाने से पहले जो हम टेस्ट लेते हैं उसको बिफोर टीचिंग बोलते हैं। और बीच में जब हमने क्लास शुरू कर दिया पढ़ाना कि चलो बेटा आप अच्छे से मैथ करो, अब रीजनिंग लगाओ, तो पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में जब क्वेश्चन पूछने लग गए, अगर बच्चा सही तरीके से आंसर देने लग गया तो उसको बोलते हैं ड्यूरिंग टीचिंग। यहाँ हमने परसेंटेज उसको 80% कर दिया, अब बच्चा सीख गया है। एक होता आफ्टर, पढ़ाने के बाद अब सारा जितना हमने टॉपिक पढ़ाया है उसका टेस्ट ले रहे हैं। अगर वो बच्चा 100% या 95% उसका आता है तो हम बोलेंगे बहुत बढ़िया, ये बच्चे का रैंक 1 आ रहा है या रैंक 2 आने के योग है। तो बस ऐसे उसको हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का। एक टॉपिक इसी में और छुपा होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। कैरेक्टरिस्टिक, अब भाई कैरेक्टर है दोनों का कैरेक्टर, टीचर का कैरेक्टर, लर्नर का कैरेक्टर। उसमें हम सबसे ज्यादा किसको पढ़ते हैं, लर्नर का कैरेक्टर। तो लर्नर के कैरेक्टर में इसमें 2 भाग होता है, एक होता है एडोलसेंट, एक होता है एडल्ट। एडोलसेंट मीन्स होता है जो बच्चा अभी छोटा है, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक का। एडल्ट कौन, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का जो बच्चा होता है वो एडल्ट होता। बस इतना था कैरेक्टर की। तो ये आपको पूरा बेसिक हमने जो बात किया है टीचिंग एप्टीट्यूड का, ये पूरा उसका निचोड़ है। अच्छे तरीके से जाइएगा, नोट्स बनाइएगा, समझिएगा, मजा आएगा और पढ़ाई करिएगा। तो दोस्तों आज इतने, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।